सभी साथियों को नमस्कार। सभी का स्वागत है नॉलेज जंक्शन परिवार और सार्थक शिक्षा संस्थान में। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की इन ऊर्जा भरी पंक्तियों के साथ में। तो किसी लेखक ने लिखा है, वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं, एक नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से अभ्यास का आज पहला सत्र था और उसके परिणाम अ, आपके सामने बहुत ही जल्दी आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है उसी को एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तेजी से। आइए, पहला जो क्वेश्चन था आज का हमारा, अभी बहुत तेजी से चलेंगे। पूछा गया था प्रागैतिहास, इसका अर्थ हमको बताना था। इसमें हम आज क्या करने वाले हैं, जो मेन आंसर है वो तो उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हमको जो अन्य सारे ये ऑप्शंस हैं इनको भी देखना है, इनके विषय में भी फटाफट से कमेंट करना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। प्रागैतिहास का अर्थ सीधा सीधा हमने बात करी, इसमें आदि इतिहास लिखा है। इतिहास है ऐसा ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक वो साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों, और वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। तो जब हम प्राग इतिहास की बात करते हैं, यहाँ पर हमें साहित्यिक कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। साहित्यिक प्रमाण हमको नहीं मिलता है, वो वैदिक सभ्यता से मिलना शुरू होता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता से मिलना शुरू होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में भी उसका पठन पाठन अब तक नहीं हो पाया है। जो उसका ठीक आंसर था वो ऑप्शन डी था, आद्य इतिहास। ठीक है, आद्य इतिहास के लिए एक बार तेजी से कमेंट करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मीनाक्षी जी, मीनू जी और पूर्णिमा जी। आद्य इतिहास के लिए बहुत तेजी से कमेंट करना है। ठीक, क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। आद्य इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास को हम कैसे देखते हैं, और लगभग सभी के लिए आंसर कर दीजिए एक बार, ए बी सी करके। लिखित इतिहास है पर पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर उसका ठीक ठीक उसकी प्रामाणिकता हमको नहीं मिलती है। तो ठीक है, इसका आ गया आंसर। आद्य इतिहास वो है जिसके लिखित प्रमाण हमको मिलते हैं, लेकिन इसकी ठीक ठीक व्याख्या नहीं हो पाई है, या फिर व्याख्या हुई भी है तो उसकी ठीक प्रामाणिकता अब तक सिद्ध नहीं हुई है। इतिहास किसे हम कहते हैं, ठीक है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी गई है, तो ये एक बार बताएंगे। फिर है नेक्स्ट, ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसी को बोला गया है। अब यहीं पर आंसर छिपा हुआ है, देखिए। जो ऑप्शन बी है उसके लिए ऑप्शन सी आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए का आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर हमको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं हो पाई है, इनको पढ़ा या समझा नहीं गया है, या फिर पढ़ा समझा भी गया है तो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है कि क्या यह विशेष उसी कालखंड की बात हो रही है।
ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई है बताइए। इसका आरंभ कब से माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तब तक इसके लिए आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मानव को आग की जानकारी किस काल में हुई है। निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दो काल अग्नि से संबंधित हैं। आग के अगर संबंध में अगर हम देखें तो दो कालखंड उससे जुड़े हुए हैं। एक तो है आपका निम्न पुरापाषाण काल, यहाँ पर इसको जानकारी हो गई थी, तो जो हमारा ठीक आंसर होगा वो यही वाला ऑप्शन होगा। निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य को आग की जानकारी हो गई थी। जैसे कि उस कालखंड में जो बड़े बड़े पेड़ थे, वे आपस में जब तेज आंधी तूफान आता आता था, तो उससे सूखे हुए पत्ते गिरते थे। फिर वही पेड़, सूखे पेड़ आपस में टकराते थे, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो उसको जानकारी तो थी, लेकिन उस आग को पैदा करना या उसका प्रयोग करना इसको नहीं आता था। इसके लिए एक प्राकृतिक घटना थी, उसको देख के अचंभित होता था इस कालखंड में, निम्न पुरापाषाण काल में। जबकि आग का प्रयोग ये कब करने लगा, अग्नि का प्रयोग ये करने लगा नवपाषाण काल में। प्रयोग की यदि बात होगी तो नवपाषाण काल, और जानकारी की बात होगी तो निम्न पुरापाषाण काल। चलिए, उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं एक बार बताएंगे तेजी से। इस कालखंड में क्या अन्य कालों से बिल्कुल अलग था। चलिए, बहुत तेजी से आंसर करना है। उच्च पुरापाषाण काल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेबुल उपकरण। तो पेबुल उपकरण के लिए जो कालखंड दिए गए हैं, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या फिर नव पाषाण काल। तो जब हमको पूरा पाषाण काल की एक अवस्था निम्न पूरा पाषाण काल दी है, तो हम इसको टिक करेंगे। अगर यहाँ सीधा ये ना दिया होता, यहाँ ताम्र पाषाण काल दिया होता इसकी जगह, तो फिर हम पूरा पाषाण काल को टिक करते। निम्न पूरा पाषाण काल में ही पेबुल यानी जो एक नदियों में बह करके आए हुए चिकने पत्थर थे, उनके हथियार बनाए जा रहे थे। ठीक। और मध्य पुरा पाषाण या सॉरी, मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो क्या थे, माइक्रोलिथ थे या सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। सूक्ष्म पाषाण उपकरण। उसके अलावा नव पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो औजारों की विशेषता है, वो थी उन पर होने वाला पॉलिश। मुख्य जो विशेषता थी वो थी पॉलिश, और अपेक्षाकृत अब औजार छोटे थे और विकसित थे। छोटे औजार और पॉलिश युक्त औजारों का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। नवपाषाण काल की अन्य विशेषताएं देखें तो यहीं पर अग्नि का आविष्कार हुआ है। यहीं पर हम देखते हैं मनुष्य ने पशुपालन सीखा है, कृषि सीखी है। इसी कालखंड में हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो मृदभांड कला से परिचित हो गया था। इसी काल में इसने पहिए का आविष्कार किया है। अन्य भी कई विशेषताएं हैं नवपाषाण काल से जुड़ी हुई। ठीक। और पूरा पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है वो है, इस समय का मनुष्य क्या था, आखेटक और संग्राहक था। आखेटक व संग्राहक।
अगला प्रश्न जो था हमारा वो था सोहन घाटी का, या सोहन घाटी संबंधित है। सोहन घाटी का संबंध किससे है, ये पूछा गया था अगले प्रश्न में। सोहन घाटी, पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल से, या निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल है वो इसी घाटी में स्थित है। अभी यहाँ से एक जल्दी से आंसर देंगे। सोहन घाटी की लोकेशन बताएंगे आपको, इसकी लोकेशन कहाँ है, वर्तमान में कहाँ पर है सोहन घाटी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो था वो था बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं वैदिक संस्कृति से, हड़प्पा काल से, निम्न पुरापाषाण काल से, या फिर मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। सोहन घाटी, बेलन घाटी, ये सभी के सभी, और नर्मदा के आसपास ये जो सारे स्थल हैं ये निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक आंसर है। सोहन घाटी स्थित है पाकिस्तान में। अच्छा, बेलन घाटी बताएंगे, बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है। बेलन घाटी की लोकेशन आपको बतानी है। अगला प्रश्न था मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की व्यवस्था जुड़ी हुई है। अभी हमने चर्चा करी पूरा पाषाण काल से, पहला ही विकल्प हमारा ठीक है। बिल्कुल ठीक आंसर है। बेलन घाटी स्थित है यूपी में। बेलन घाटी की लोकेशन है यूपी। यूपी में मिर्जापुर के आसपास। ठीक है, जिस प्रकार हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं, यहाँ पर मनुष्य क्या है, आखेटक है, खाद्य संग्राहक है, और यहाँ से चल करके नवपाषाण काल तक जाते जाते यहाँ आकर के मनुष्य क्या बन चुका है। आखेटक तो ये रहा है, शिकार अब भी कर रहा है, और वर्तमान समय में भी मनुष्य शिकार करता है। आज भी शिकार का शौक रखते हैं लोग। और इसके अलावा ये अब संग्राहक से उत्पादक बन चुका है यहाँ तक आते आते। इस काल की यही विशेषता रही नवपाषाण काल की, यहाँ तक आते आते ये उत्पादक बन गया है। अच्छा, मध्य पाषाण काल से स्थित जो दो प्रमुख स्थल हैं उनके विषय में एक बार बताएंगे, जिनका संबंध पशुपालन और खेती से रहा है। कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए जो मध्य पाषाण कालीन दो प्रमुख स्थल हैं उनके नाम बताएंगे, तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, उसमें पूछा गया है शल्कों या फ्लेक्स इससे बने हुए औजार संबंधित हैं किससे। उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल ठीक आंसर था, मध्य पुरापाषाण काल से। और जबकि अगर यहाँ हमसे पूछा होता कि माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म पाषाण उपकरण, इनका संबंध किससे है, तो हमारा आंसर होता मध्य पाषाण काल। इसी तरीके से कंफ्यूज होते हैं हम जब बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं या बहुत ध्यान से जब नहीं पढ़ते हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल से जुड़े हैं, जबकि शल्क या शल्क से बने हुए औजार, इनका प्रयोग हो रहा था मध्य पुरा पाषाण काल में। ठीक, उच्च पुरा पाषाण काल में एक क्वेश्चन यहाँ से भी है। उच्च पुरा पाषाण काल में जो तकनीक थी वो बताइए क्या थी। यहाँ पर किस तकनीक में बन रहे थे औजार।
उच्च पुरापाषाण काल में औजार बनाने की पद्धति या फिर तकनीक। अगला प्रश्न था भीमबेटका। भीमबेटका का संबंध किससे है? एक धार्मिक स्थल, एक व्यापारिक स्थल, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपका एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्रकला के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। खोज का श्रेय जाता है वीएस वाकड़कर को। आपके लिए प्रश्न है यहाँ से कि किस सन में इसकी खोज करी गई थी। आपको ईयर बताना है, कौन से साल ये प्रकाश में आई आई थी ये गुफा भीमबेटका। बिल्कुल ठीक है। ब्यूरिंग या फिर ब्लेड, ये प्रमुख तकनीक थी उच्च पुरापाषाण काल की। ये प्रमुख तकनीक थी। नेक्स्ट है हमारा, भीमबेटका की गुफा किस वर्ष प्रकाश में आती है? और अगला प्रश्न पूछा था पशुपालन संबंधित है पुरापाषाण काल से, हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, या मध्य पाषाण काल से? तो पशुपालन की अवस्था हमको मिलती है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की जो अंतिम चरण था वहां पर पशुओं को पालना मनुष्य सीख चुका था। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं सराय नाहरराय और महदहा। दैमाबाद महदहा, कोल्डी हवा और सराय नाहरराय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हैं आपके सराय नाहरराय और महदहा। ये मध्य पाषाण काल के दो सबसे पुराने स्थल हैं। इनमें फिर से हम देखेंगे, महदहा की तो हम बात कर चुके हैं। दैमाबाद आपका ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, ताम्र पाषाण काल से इसका संबंध है। कोल्डी हवा की अगर बात करेंगे तो ये नवपाषाण काल से इसका संबंध है। और ये तो हर जगह रिपीट हो रहे हैं, सराय नाहरराय और महदहा ये दोनों के दोनों मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। 1957 में, बिल्कुल ठीक है। 1957 से 58 में वीएस वाकड़कर ने इन गुफाओं की खोज करी। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है प्रारंभिक स्तंभ गर्त कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहरराय, महदहा से, आदमगढ़ से, या फिर बागौर से? तो इसका जो ठीक आंसर है वो है आपका फिर से सराय नाहरराय और महदहा। ये दोनों क्षेत्र इनसे संबंधित अभी ऊपर प्रश्न पूछा था, ये दोनों के दोनों मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। और इन्हीं दोनों स्थलों से शुरुआती हमको पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इनका संबंध किससे है? पशुपालन। पशुपालन व कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इन दो स्थलों से हमको मिलते हैं भारत के संदर्भ में। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सोने का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हमको मिलता है, हड़प्पा वासी। कांसे का प्रयोग भी हमको हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, सोने और कांसे का प्रयोग। पीतल का प्रयोग भी ये लोग करने लगे थे।
मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो यह है ऑप्शन बी, गेहूं। उसके बाद फिर जौ और चावल की भी खेती की जाने लगी। चावल के विषय में पूछा जाता है, इसका जो प्राचीनतम प्रमाण है, अभी नई खोजों के आधार पर लहुरा देव को माना जाने लगा है। और इसके अलावा कोल्डी हवा भी, कोल्डी हवा से भी इसके प्राचीनतम प्रमाण हमको मिले हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हमको प्राप्त होता है? आदमगढ़, कोल्डी हवा, मेहरगढ़। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। ये दो स्थल कैसे हैं? आदमगढ़ और बागोर ये कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम स्थलों में से एक है। विशेष करके पशुपालन के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम स्थल है, मगर कृषि के संदर्भ में मेहरगढ़ सबसे पुराना है। फिर पूछा गया है कुल्ली हवा से, कुल्ली हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से रहा है। पहला ही आंसर ठीक है। कुल्ली हवा निम्न पुराण पाषाण कालीन स्थल न होकर के नव पाषाण कालीन स्थल है। अगर इसका काल देखेंगे तो ये क्या है, नव पाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम से संबंधित क्या है? इसमें मध्य पाषाण कालीन स्थल है बुर्ज होम, या फिर नवपाषाण कालीन स्थल है, या निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो बुर्ज होम का संबंध नवपाषाण काल से है। ऑप्शन बी हमारा ठीक था। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। तो पूर्वी भारत में चिराद प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, जो कि आपका बिहार में स्थित है। बाकी जोरवे के संबंध में हमें मालूम है कि जोरवे क्या है, एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ताम्र पाषाण काल से इसका संबंध है। जोरवे संस्कृति भी इसको कहा गया है। आदमगढ़ पशुपालन, और आदमगढ़ है कहाँ? ये आपका एमपी में है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगला प्रश्न था, कुंभकारी या फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है वो कब प्रारंभ हुई है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में ही पशुपालन, कृषि, ये दोनों चीजें हुई, और फिर खाद्यान्न यानी मनुष्य अब जो संग्राहक था उससे उससे उसने अ, उससे आगे बढ़ करके उत्पादन करना भी शुरू कर लिया है। अब उस उत्पादित पदार्थ को उसे संरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए। तो इसीलिए कुंभकारी या मृदभांड कला की शुरुआत भी नवपाषाण काल में होती है। अगला जो प्रश्न है वो है ताम्रवती से पूछा गया है। ताम्रवती किसका प्रसिद्ध नाम है? तो सिंपल सा था, अहाड़ संस्कृति राजस्थान की। कैथा संस्कृति ये आपकी, कैथा मालवा ये दोनों के दोनों एमपी में है। और ये दोनों भी, ये सारे के सारे आप देखेंगे ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है कैथा, वैदिक, मालवा या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसकी जो कनिष्ठ कालीन संस्कृति है वो कैथा संस्कृति को माना जाता है। कैथा यानी एमपी वाले क्षेत्रों में कैथा संस्कृति ही आगे चल कर के हड़प्पा संस्कृति का रूप लेती है। उससे उसकी शुरुआती ये संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता की। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है? इनाम गांव सिंपल सा है, जोरवे संस्कृति से इसका संबंध था। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक था। और इनाम गांव आपका कहाँ पर है, या जोरवे संस्कृति ये कहाँ पर डेवलप हो रही थी? महाराष्ट्र में। कैथा और मालवा की हम बात कर चुके हैं, एमपी में है दोनों की दोनों, ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं? जोरवे संस्कृति, अहाड़ संस्कृति, कैथा संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति। तो ये जो संस्कृति थी वो अहाड़ संस्कृति थी, और अहाड़ संस्कृति में सारे के सारे जो उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं वो तांबे के हुए हैं, न कि तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, पत्थर के उपकरण यहाँ से हमको प्राप्त नहीं होते हैं। ये विशुद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में से एक है। दैमाबाद से प्रश्न पूछा गया था, दैमाबाद का संबंध है किससे? ताम्रपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, या इनमें से कोई नहीं? तो दैमाबाद का संबंध था ताम्रपाषाण काल से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका, कि बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त होते हैं कहाँ से? कैथा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से, या फिर मालवा संस्कृति से। तो बड़ी संख्या में अगर बच्चों की कब्रों का हम उदाहरण देखें तो वो हमको मिलता है जोरवे संस्कृति से, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पूछा गया है गिलुंद से, और गिलुंद का संबंध पूछा गया है कि गिलुंद नामक जो स्थल है वो किससे संबंधित था? आहाड़ संस्कृति से, नवपाषाण काल से, या फिर मालवा संस्कृति से, या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका संबंध था आहाड़ संस्कृति से। ये राजस्थान में था गिलुंद। अगला प्रश्न पूछा गया है, ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड है जोरवे के, आहार के, या फिर सर्वप्रथम कृषि के? किसके जो है ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड किस संस्कृति के हैं? जोरवे मृदभांड, आहाड़ मृदभांड, या फिर आप देखेंगे कि सर्वप्रथम जो कृषि के लिए यानी नवपाषाण काल में जो मृदभांड बनाए गए, नवपाषाण काल। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे अच्छे मृदभांड हैं वो हमको मिलते हैं आहाड़ संस्कृति से। अगला पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है नवपाषाण कालीन संस्कृति से, पुरापाषाण कालीन संस्कृति से, मालवा संस्कृति से, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? उतनूर आंध्र प्रदेश में जो उतनूर क्षेत्र है वो संबंधित था नवपाषाण कालीन संस्कृति से। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया था, हल्लूर, पिकली हल, संगनकल्लू, टी नरसिंहपुर तथा पय्यमपल्ली, इनका संबंध किससे है? ये सारे के सारे स्थल किससे जुड़े हुए हैं? पुरापाषाण कालीन संस्कृति से, ताम्रपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, या फिर उपरोक्त में से किसी से भी नहीं?
तो पूरा पाषाण काल से तो इनका संबंध नहीं है, मध्य पाषाण काल से भी इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध किससे है? ताम्र पाषाण काल से। अगला प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं। माइक्रोलिथिक औजार, बार बार हमने इसकी बात करी है, नवपाषाण काल से है या नवपाषाण संस्कृति से है, एक ही बात है दोनों। ताम्र पाषाण संस्कृति से है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो इसके लिए आंसर डी आपका ठीक होगा, क्योंकि इसका संबंध है आपका मध्य पाषाण काल से। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये दो क्षेत्र किससे संबंधित थे? कई बार इस पर पहले भी चर्चा कर ली है। नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल से, तो इनका संबंध था मध्य पाषाण काल से। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सबसे कम अवस्था थी नवपाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल की या फिर उपरोक्त सभी बराबर थी? तो इनमें से अगर आप देखेंगे कालखंड के हिसाब से, तो सबसे कम अवस्था है मध्य पाषाण काल की। इसकी शुरुआत 8,000 वर्ष पूर्व से मानी गई है। भारत के संदर्भ में 8,000 वर्ष पूर्व से ये काल शुरू होता है, और लगभग लगभग 3,000 वर्ष पूर्व तक का इसका समय रहता है। ठीक है, ईसा पूर्व है, माफ कीजिएगा, ईसा पूर्व। और ये भी आपका ईसा पूर्व में आएगा।